हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इडू एंटरटेनमेंट पर। आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जिसका नाम है आर्तो चक्र। इसके लिए दोस्तों बहुत से बच्चों ने हमसे कहा था कि इस पर सर वीडियो बनाइए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कॉलेजेस में बेसिकली जो टीचर्स होते हैं वो बस ऐसे ही लिखवा के निकल जाते हैं, इतना समझाते नहीं हैं। और बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम जल्दी इसको कवर करते हैं दोस्तों। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि क्लास 10th के बायोलॉजी में भी ये टॉपिक है, तो आप ये कह सकते हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आर्तो चक्र जो है ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए ही एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि ये आर्तो चक्र जो है ये होता किसमें है। ये होता है प्राइमेट ऑर्डर के फीमेल ऑर्गेनिज्म में। प्राइमेट ऑर्डर, ऑर्डर समझते हैं आप लोग, जो क्लासिफिकेशन हम लोग का हुआ है। जैसे हम लोग का भाई फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है, उसमें फिर हमारे क्या है, क्लास है, क्लास के बाद फिर आपका ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। तो जो प्राइमेट ऑर्डर हैं उनके फीमेल में ये जो है साइकिल होती है। अब ये साइकिल होती क्या है, होता क्या है दोस्तों कि जो फीमेल है, जैसे प्राइमर में कौन कौन आता है, हम शामिल हैं, ह्यूमंस, उसके अलावा जो एप्स हैं, बंदरों की प्रजाति, ये दोनों शामिल हैं। तो इनकी फीमेल्स में, इनकी जो है मादाओं में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एज में जो है उनकी बॉडी से ब्लड आना शुरू होता है, यानी रक्तस्राव होना शुरू होता है, जो 2-4 दिन तक, कुछ दिन तक रहता है। और उसके बाद फिर जो है एक स्टेज पर आकर ये चीज़ खत्म हो जाती है। तो इसकी जो डिफिनेशन होती है दोस्तों आर्तोचक्र की, वो ये होती है कि जो मादा प्राइमेट्स हैं उनमें होने वाले जनन चक्र को आर्तो चक्र कहते हैं। अब ये शुरुआत कब हुई दोस्तों, इसकी जो है आर्तो चक्र की शुरुआत कब होती है, जब जो फीमेल होती हैं, मादाएं जो होती हैं, जब वो प्यूबर्टी पीरियड में आती हैं। प्यूबर्टी पीरियड मीन्स ये मान के चलिए आप 10 से 14 साल की उम्र में, 10 to 14। कुछ बुक्स में ये थोड़ा सा डिफरेंट भी दिया गया है, किसी में 11 साल दिया गया है, मिनिमम 9 साल भी दिया गया है। तो हम आइडियली इतना मान लेते हैं कि 10 से 14 साल की उम्र में जब लड़कियां आती हैं तो वो प्यूबर्टी पीरियड होता है उनका, और उसी टाइम पर जो है ये आर्तो चक्र शुरू होता है। तो जब पहली बार, फर्स्ट टाइम ये आर्तो चक्र आता है, पहली बार जब होता है ये, पहली बार जब आर्तो चक्र होता है तो उसको हम कहते हैं रजो दर्शन मीनार। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट टाइम जब लड़कियां 10 से 14 साल की उम्र में हुई और उनके अंदर पहली बार ये मेंसेस शुरू हुआ, जिसको हम लोग आमतौर पे पीरियड्स या एमसी भी कहते हैं, तो क्या होता है कि पहली बार में इसको कहते हैं रजोदर्शन मीनार। जबकि जब ये खत्म होता है, लास्ट टाइम पे कब होता है ये, 45 से 49 साल की उम्र में, तो उस वक्त ये खत्म हो जाएगा। जब लास्ट टाइम, आखिरी बार जब ये होगा, तो उसको हम कहेंगे रजो निवृत्ति। इसको इंग्लिश में कहते हैं मीनो पॉज। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर इसकी हम अवस्थाओं की बात करें कि टोटल इसमें कितनी अवस्थाएं होंगी, तो देखिए ये जो टोटल टाइमिंग होती है पूरे एक साइकिल की, तो ये होती है 28 डेज की। 28 दिन का एक पूरा साइकिल होता है। हम जानते हैं साइकिल किसे कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर पीरियड से शुरू हो और वापस फिर वहां पर पहुंचे, यानी एक अपना पूरा चक्र पूरा करे, तो उसको हम साइकिल कहते हैं। तो टोटल ये साइकिल कितनी दिनों की होती है, 28 डेज की। और इसको बांटा गया है 4 अवस्थाओं में, 4 फेजेस हैं इसके, 4 अवस्थाओं में बांट दिया गया है। नंबर 1, पहला जो होता है इसको रक्तस्राव कहते हैं। रक्तस्राव, इसको इंग्लिश में ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं। पहला फेज रक्तस्राव, ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज में क्या होता है कि 3 से 7 दिन तक
जो फीमेल होती हैं उनकी बॉडी से 3 से 7 दिन तक जो है ब्लड आता है, रक्त उनके शरीर से बाहर निकलता है। और रक्त के साथ साथ क्या होते हैं, कुछ म्यूकस भी होता है। और उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे, अनिषेचित अंड, अनफर्टिलाइज्ड एग, यानी ऐसा एग, ऐसा ओवा, अंडाणु जिसको बोलते हैं, जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, अनफर्टिलाइज्ड एग। तो ये जो है फीमेल की बॉडी से बाहर आता है। टोटल टाइमिंग इसकी 3 से 7 दिन तक। अगर हम इसको देखें कि जो है लगभग कितना ब्लड लॉस होता है, तो होता है 25 से 60 ml तक ब्लड जो है फीमेल की बॉडी से लॉस होता है। तो ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था को हम उसकी बात करें तो पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर दें, ऊपर वाला। तो ये जो पुटकीय प्रावस्था है दोस्तों, सेकेंड वाली, सेकेंड जो स्टेज होती है, पहले तो ब्लीडिंग स्टेज हो, इसमें 3 से 7 दिन तक महिला के शरीर से जो है ब्लड आता है। दूसरी अवस्था है पुटकीय या परचरोज भवन प्रावस्था, जिसको अंग्रेजी में हम लोग प्रोलिफरेटिव या फॉलिकल फेज कहते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों कि जो फीमेल होती हैं उनके ओवरी में, जब वो फीमेल माँ के पेट में ही होती है, तो उसके ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, जिसको हम लोग हिंदी में प्राथमिक पुटक कहते हैं। और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है oocyte, oocyte, और ये होता है प्राइमरी oocyte, यानी हिंदी में इसको हम कहें अगर तो प्राथमिक अंडक होता है। मान लीजिए एक अंडा बना और इस अंडे के बाहर ऐसे एक ग्रेनुलोसा सेल की जो है एक लेयर बन जाएगी, कणिका में कोशिका की लेयर बन जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे अभी प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, तो होता क्या है इस स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, जो ये प्राइमरी फॉलिकल है इसका डेवलपमेंट होना शुरू होता है। यानी प्राइमरी के बाहर भाई सेकेंडरी बनेगी, ऐसे एक लेयर बनेगी, तो फिर आपका जो ये लेयर है ये वाला गायब हो जाएगा। फिर टर्टरी बनेगी, एक ऐसे और लेयर बनेगी। तो ये जो फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, फॉलिकल का डेवलपमेंट जो हो रहा है, ये एक हार्मोन की वजह से होता है। फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा है, पुटक का विकास हो रहा है, पुटक का विकास जो हो रहा है वो एक हार्मोन जिसका नाम है FSH, ये हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन दोस्तों निकलता कहां से, जो हमारा ब्रेन है वहां पर एक ग्लैंड है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इस ग्लैंड से एक हार्मोन निकलेगा, नाम है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH जाता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पर, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि या फिर मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं दोस्तों। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड इसको कहते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा हार्मोन सेक्रेशन करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है हार्मोन निकलते हैं दो, एक तो FSH ये वाला, और उसके अलावा निकलता है LH। LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो FSH हार्मोन जो है ये क्या काम कर रहा है, ये फॉलिकल का डेवलपमेंट कर रहा है, क्योंकि फॉलिकल के अंदर क्या है oocyte, जो आगे जाकर के क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टेज में यही काम हो रहा है कि ये दोनों हार्मोन रिलीज हुए, फॉलिकल और LH हार्मोन, और ये फॉलिकल का डेवलपमेंट करते जाते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी अवस्था की। तो दोस्तों तीसरी अवस्था जो होती है वो है अंडोत्सर्ग प्रावस्था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अवस्था है दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी पूछाता है कि अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओलेशन। तो इसमें क्या होगा कि आर्तो चक्र के शुरू होने से 14 डेज पे, 14वें दिन पे क्या होगा कि जो फॉलिकल्स थी, कौन सी, पहले प्राइमरी, प्राइमरी से बना सेकेंडरी, और सेकेंडरी से बन जाता है वेसिकुलर, या जिसको हम बोलते हैं टर्टरी फॉलिकल्स, वेसिकुलर फॉलिकल, या इसको हम टर्टरी भी कह सकते हैं।
अच्छा, इसको वेसिकुलर फॉलिकल क्यों कहा जा रहा है दोस्तों? इसके पीछे भी एक वजह है। वेसिकुलर फॉलिकल जो है, इसके अंदर होता है एंट्रम, और इस एंट्रम की वजह से जो प्राइमरी oocyte थी, प्राइमरी oocyte थी, वो अपना मियोसिस फर्स्ट पूरा करती है और कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी oocyte में, जिसको हिंदी में कहते हैं द्वितीयक अंडक। पहला वाला क्या था? प्राथमिक अंडक, और अभी ये कन्वर्ट हो गई सेकेंडरी oocyte द्वितीयक अंडक में। तो हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी oocyte है, द्वितीयक अंडक है, वो कहां पर है? आपके वेसिकुलर फॉलिकल में, या क्या कह रहे हैं हम, टर्टरी फॉलिकल, तृतीयक पुटक में होता है द्वितीयक अंडक। तो अब होगा क्या दोस्तों कि तृतीयक पुटक जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी बाद में जाकर के ग्राफियन फॉलिकल में, ग्राफियन फॉलिकल, जिसे ग्राफियन पुटक भी कहते हैं। यानी टोटल अगर आप पुटक को देखें तो प्राइमरी बना है, सेकेंडरी बना है, सेकेंडरी के बाद वेसिकुलर और उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल बना। अब इसी ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने के प्रोसेस को, ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज होगा? सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक अंडक जो है वो रिलीज होगा। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अंडोत्सर्ग कहते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज पर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रिलीज होगा कैसे, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि जो FSH और LH हार्मोन थे, ये दोनों लगातार सेक्रेट हो रहे थे, लगातार स्रावित हो रहे थे, जिसकी वजह से एक पॉइंट ऐसा आएगा कि LH की मात्रा काफी ज्यादा हो जाएगी, और उस पॉइंट को जब LH की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं LH सर्ज, और इस LH सर्ज की वजह से क्या होगा? ओवुलेशन में जो है हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है कि जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये कोई एक फॉलिकल ही डेवलप होकर बनेगी, बाकी के जो फॉलिकल्स रहेंगे वो प्राइमरी फॉलिकल तक ही वहां पर निर्भर रहेंगे। तो जैसे ही ओवुलेशन हो जाएगा, यानी ग्राफियन पुटक से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा, अब उसके बाद फिर यहां से आपका फोर्थ अवस्था, चौथी अवस्था जो है वो शुरू हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे? ल्यूटियल फेज, हिंदी में कहते हैं श्रावण अवस्था। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो ग्राफियन पुटक थी, जिसके फट जाने से क्या हुआ था कि सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी होता है कि जो ग्राफियन पुटक है ये फट कैसे जाता है? तो ये फटता ऐसे है दोस्तों कि जो फॉलिकल होती है आपकी, ये वेसिकुलर फॉलिकल, ये जैसे मान लीजिए फॉलिकल है, वेसिकुलर फॉलिकल, तो इसके बाहर एक मोटी सी लेयर बनेगी ग्रेनुलोसा सेल्स की, जो होगी कणिका में कोशिकाओं की। तो उस मोटी सी लेयर की जो बाहर वाली लेयर है उसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों, थीका एक्सटर्ना। और जो अंदर वाली लेयर है उसको बोलते हैं थीका इंटरना। थोड़ा सा मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए दिक्कत हो जा रही है लिखने में। थीका इंटरना, तो थीका इंटरना से भी एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। ठीक है दोस्तों, तो एस्ट्रोजन जो ये हार्मोन है, इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्राफियन पुटक है ये थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, थोड़ी सी क्षीण हो जाती है। और सॉरी, एस्ट्रोजन से नहीं, थीका एक्सटर्ना से निकलेगा एक एंजाइम, उसका नाम है प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक एंजाइम, इस एंजाइम की वजह से ग्राफियन पुटक कमजोर होगी और वो फट जाएगी और वहां से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। अब जो चौथी स्टेज है ल्यूटियल फेज, श्रावण अवस्था, इसमें क्या होगा कि जो ग्राफियन पुटक रप्चर हो गई थी, फट चुकी थी, ये कन्वर्ट हो जाएगी कार्पस ल्यूटियम में। यानी इसके अंदर फैट, वसा जो है वो स्टोर होगा, और ये येलो कलर की आपको दिखेगी, येलो कलर की, पीले रंग की। तो इसलिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पीत पिंडक भी कहते हैं, पीत पिंडक भी कहते हैं। और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों, क्योंकि जो कार्पस ल्यूटियम जो होता है ये रिलीज करेगी एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन,
प्रोजेस्टेरॉन। तो इस हार्मोन का काम मैं बताता हूं, तो मैं इसको इरेज कर दूं। तो दोस्तों ये जो चौथा फेज की हम बात कर रहे थे ल्यूटियल फेज की, जिसमें क्या हुआ था कि जो ग्राफियन फॉलिकल थी, ग्राफियन फुटक, ये कन्वर्ट हो गई थी कार्पस ल्यूटियम में। एक्चुअली दोस्तों यहाँ ये जो बोर्ड है थोड़ा सा मेरा छोटा हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा मुझे बार बार इसको इरेज करना पड़ रहा है। कोशिश करेंगे कि आप लोग का साथ बना रहा तो फिर एक बड़ा सा बोर्ड मिल जाए जल्दी, और फिर आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ चीज़ें। तो कार्पस ल्यूटियम जो दोस्तों है, जिसको हिंदी में पीत पिंडक कहा जाता है, ये क्या करता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है, और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन निकल रहा है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। इस हार्मोन का काम क्या है दोस्तों? इस हार्मोन का काम है जो हमारी यूटेरस है, फीमेल में जो यूटेरस है, गर्भाशय जिसको कहते हैं, उसकी इंडोमेट्रियम को, इंडोमेट्रियम, क्योंकि गर्भाशय में अगर आप देखो, आपने पढ़ा होगा कि गर्भाशय में 3 लेयर होती है। मैंने इस पर भी वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारे चैनल पर उसको भी देख सकते हैं। तो इसकी 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, उसके बाद अंदर जो है मिडिल वाली मायोमेट्रियम, और फिर सबसे अंदर की तरफ होती है इंडोमेट्रियम, जिसको हिंदी में अंतः गर्भाशयी परत कहते हैं। इस लेयर को ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या करता है, उसको मोटा करना शुरू कर देता है। यानी आप कह लो कि इसके अंदर जो कॉन्स्ट्रक्शन है वो रोक देता है, और ये लेयर मोटी होनी शुरू हो जाती है। और लगभग कितनी मोटी होती है, अगर हम ये देखें तो कम से कम 4 से 6 सेंटीमीटर, 4 से ये जो है 6 सेंटीमीटर ये लेयर जो है मोटी हो जाती है। अच्छा, इसको मोटा होने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसको मोटा होने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि जो जैसे मान लीजिए ये गर्भाशय है, तो यहाँ पर जो एग है, अंडा जो है सेकेंडरी ओसाइट, जब उससे स्पर्म आकर के उससे मिलेगा तो वो फर्टिलाइज होगा, और फर्टिलाइज होने के बाद ये बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट जो है वो डिवीजन करते हुए अपने आप को फिर मोरुला में और फिर ब्लास्टुला में कन्वर्ट करेगा, और वो ब्लास्टुला आकर के कहाँ पर चिपकेगा? गर्भाशय की अंदर वाली दीवार से। तो भाई इसको 9 महीने तक एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसको जो है पोषण देना है, बेबी को पोषण देना है। तो न्यूट्रिशन देने के लिए इस वाल को जो है मोटा होना जरूरी होता है, इसीलिए ये वाल मोटी हो जाती है। अब जब ये वाल मोटी हो गई और उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये एग यहाँ तक नहीं पहुंचा, यानी फर्टिलाइज नहीं हुआ। तो जब ये फर्टिलाइज होगा नहीं तो फिर इस एक्स्ट्रा थिकनेस की कोई जरूरत नहीं रह जाती है, और इसीलिए ये एक्स्ट्रा थिकनेस जो थोड़ा सा मोटा हुआ था, हमको लाइनिंग कह सकते हैं, एक्स्ट्रा जो लेयर बन गई थी लाइनिंग, उसके अलावा जो और मांसपेशियां मसल्स जो थी ब्लड की वो, और साथ में अनफर्टिलाइज एग जो मैंने आपको शुरू में बताया था, वो तीनों चीजें बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। अनफर्टिलाइज एग, और साथ में क्या होता है, थोड़ा सा म्यूकस भी है, ठीक है, और बाकी ब्लड। तो ब्लड में यही सब शामिल है जो एंडोमेट्रियम की एक्स्ट्रा थिकनेस होती है। ये क्यों हो जाता है? जो कार्पस ल्यूटियम है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो ये लगातार प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ाता रहेगा, ठीक। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ, तो कार्पस ल्यूटियम जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्पस एल्बेमिन्स में, सॉरी एल्बिकेंस, एल्बिकेंस, कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगा, यानी निष्क्रिय हो जाएगा। और जब ये निष्क्रिय हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो घटना शुरू हो जाएगा, ये डिक्लाइन हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन लेवल। और उसके अलावा जो एस्ट्रोजन निकल रहा था थीका इंटरना से, वो भी क्या हो जाएगा, दोनों का लेवल घटना शुरू हो जाएगा। तो जब इन दोनों का लेवल घटना शुरू हो जाएगा तो फिर से क्या होना शुरू हो जाएगा, वापस से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, यानी फिर से मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो जो है समझ में आया हो और ये टॉपिक समझ में आया हो, और हम आप लोगों के कमेंट का इंतजार करेंगे। कोई भी आपके फीडबैक का हम तहे दिल से वेलकम करते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि फिर से आपके पास वापस एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आएँ। तब तक हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।